हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, एक सूचना आपको दे दूं, कोई पुरानी सूचना है, कुछ नया नहीं है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। 28 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया क्या है ये पीछे वीडियो में दी गई है। एक आवश्यक सूचना वाला वीडियो है, उसमें ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, आपको एक नंबर है 8423291094 पर ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। वहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्म डाला है बीओ का तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज होंगी, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन होंगे। करीब 1200 क्वेश्चन का आपके पास एक बड़ा सा कलेक्शन हो जाएगा, जिसको आप बार बार रिवाइज करके और परीक्षा में प्रश्नों की संख्या सही कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। विदेशी आक्रमण एक वीडियो आपको हम दे चुके हैं, भाग 1 था वो, ये भाग 2 है। ठीक है, यानी कि जब मौर्योत्तर साम्राज्य चल रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था तो शुंग वंश की स्थापना हो रही थी और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। ये बात हमने आपको पहले बताई थी। और जो पहले आक्रमणकारी थे भारत पर वो कौन थे? हिंद यवन थे, या उन्हीं को कहा गया है इंडो ग्रीक, या उन्हीं को कहा गया है यूनानी। ठीक है, तीनों नाम उन्हीं के हैं, हिंद यवन या इंडो ग्रीक या फिर यूनानी। ठीक है, तो जो भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी थे वो थे हिंद यवन या फिर यूनानी। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग शक के बारे में, जो शकों के आक्रमण हुए हैं। ठीक है, पहलवों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग कुषाणों के बारे में। ठीक है, यानी कि शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, ये भी आक्रमणकारी थे, विदेशी थे, ये सब हमारे भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, इनके कुछ फिर बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं, राजा हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक, कहाँ कहाँ पर पूछे गए हैं ये आपको हिंट भी देंगे और आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं शकों से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनानियों के आक्रमण के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया, और ये भी कहां के थे? मध्य एशिया के ये भी थे। ठीक है, और हिंद एवं जो यूनानी थे वो भी मध्य एशिया के ही थे। शक भी मध्य एशिया से ही आए थे। तो यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान में शक 5 शाखाओं में विभाजित है। ठीक है, क्योंकि ये भारत अफगानिस्तान पूरा एक ही भारत हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान दोनों को मिला करके शकों की कुल 5 शाखाएं थी। ठीक है, जिसमें से 2 शाखाएं भारत में थी और 3 शाखाएं अफगानिस्तान में थी। ठीक है, तो क्या लिखा कि 2 शाखाएं भारत में थी। ठीक है, तो जो भारत की शाखाएं थी वो प्रमुख है और प्रश्न उन्हीं से आता है, पूछा जाता है। अफगानिस्तान वाली शाखाओं से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए भारत की शाखाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली शाखा थी उत्तरी क्षत्रप और दूसरी थी पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, एक नया शब्द आया है क्षत्रप। ठीक है, अभी आपको बताते हैं कि क्षत्रप होता क्या है। ठीक है, तो पहले समझिए कि उत्तरी क्षत्रप शाखा और पश्चिमी क्षत्रप शाखा। तो जो उत्तरी क्षत्रप शाखा थी उसमें क्या शामिल था? तक्षशिला और मथुरा शामिल था। ठीक है, और जो पश्चिमी क्षत्रप था उसमें नासिक और उज्जैन शामिल था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा शामिल था, जबकि पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन शामिल था। और जो पश्चिमी क्षत्रप शाखा थी वो अधिक प्रसिद्ध थी, ज्यादा प्रसिद्ध यही थी। ठीक है, क्षत्रप क्या था? तो भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, क्षत्रप शब्द ना, जो शकों के राजा थे, जो शक वंश के या जो शक राजा थे, वो अपने आप को स्वयं को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। मतलब राजा ना कह करके क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो ये क्षत्रप शब्द है। तो उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक एक पढ़ेंगे। तक्षशिला के शासक, मथुरा के शासक, नासिक के शासक और उज्जैन के शक। ठीक है, तक्षशिला के शक, ये शक है, शासक नहीं है, क्या है ये? तक्षशिला के शक। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया ये बात हम लोग को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तक्षशिला के शक। तो जो तक्षशिला के शक थे, जो यहाँ का प्रथम शासक था उसका नाम था मेउस। ठीक है, क्या नाम था? मेउस का। और ये भारत का प्रथम शक विजेता था। ठीक है, यानी सबसे पहले भारत पर इसी ने विजय हासिल की थी। ठीक है, और इसके बाद भी
तक्षशिला में और भी शासक जैसे कि एजेज है, एजेलिसेस, ठीक, इनका भी वर्णन मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल या फिर प्रसिद्ध शासक नहीं हुए, ऐसे ही थे, एरे गहरे टाइप के थे, तो मतलब इनका कोई नाम निशान नहीं मिलता है, खाली नाम मिला है। तो इनके बारे में क्या उपलब्धि थी या कुछ जानकारी है, ऐसा कुछ भी स्रोत नहीं मिलता है, ठीक है, खाली नाम मिलता है। इसके बाद आते हैं मथुरा के शक, ठीक है, तो ये पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, ठीक है, जो मथुरा के शक है ये कहाँ रहते थे, मालवा, मालवा था जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र पड़ता है उसे मालवा कहा जाता है, ठीक है, तो ये मालवा क्षेत्र में रहते थे। और 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य से ये पराजित हुए और भाग कर कहाँ आ गए, मथुरा आ गए, ठीक है, यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने इनको पराजित कर दिया और ये भागकर कहाँ आ गए, मालवा से कहां पर आ गए, मथुरा में आ गए, इसलिए इनको मथुरा के शक कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर क्या पड़ा, नवीन संवत, इसका नाम है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, ठीक है, इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व की नींव पड़ी, जिसको आप सुनते भी होंगे, ठीक है। और इसके बाद विक्रमादित्य एक इच्छित उपाधि बन गई, यानी कि जो भी राजा होता था वो अपने आप की एक उपाधि धारण कर लेता था कि विक्रमादित्य, ठीक है, एक उपाधि बन गई। और जो मथुरा का प्रथम शक शासक था उसका नाम था राजुल या राजउल, ठीक है, मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजउल मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नासिक के शक, ठीक है, तो जो नासिक के शक थे उसका जो प्रसिद्ध शासक हुआ है, जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं वो दो हुए हैं, भूमक और एक नहपान, ठीक है, दो याद नाम रखिएगा, भूमक और नहपान, ये प्रसिद्ध शासक हुए हैं, ठीक है। और जो नहपान था, ठीक है, नहपान से जो है महाराष्ट्र के बड़े भाग को सातवाहनों से छीन लिया था, किसने, नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र के जो उसमें आंध्र सातवाहन वंश था ना, तो उसी समय जो है, जो उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह भी हुए हैं आंध्र सातवाहन वंश में, ठीक है, आपने पढ़ा था ना, तो जो है नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को छीन लिया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन का ही काफी प्रसिद्ध शासक हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर मार डाला, किसको, नहपान को, ठीक है। तो नहपान के बारे में दो चीजें हैं कि इसने सातवाहनों से जो है क्या किया कि विजय पा करके और उनसे महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को छीन लिया था। फिर अंत में क्या हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी मतलब इसको हरा दिया, पराजित कर दिया और इसको मार डाला, इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अब आइए आप उज्जैन के शक, ठीक है, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन के शक, ठीक है। उज्जैन के शक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इसका प्रसिद्ध शासक हुआ उसका नाम था रुद्रदामन, या फिर कहीं आपको रुद्रदामन प्रथम भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। रुद्रदामन या फिर रुद्रदामन प्रथम एक ही शासक था, एक ही राजा था, ठीक है। और इसका काल है वो है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, 130 से 150 ईस्वी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में रुद्रदामन के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो एक इसी का अभिलेख है जिसे कहा जाता है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा आपने कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन के बारे में इसी के अभिलेख यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये ऐसा पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऐसा पहला अभिलेख, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जबकि इससे पहले के जितने भी अभिलेख मिले हैं सारे के सारे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं या उसमें लिखे गए थे, ठीक है। ये तो हो गई रुद्रदामन के बारे में बात, ठीक है। अब एक काम इसने और करवाया कि जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, ये सुदर्शन झील कहां पर है, ये पड़ती थी उसमें गुजरात में एक जगह थी सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र छोटा सा राज्य था, ठीक है, तो वहां पर पड़ती थी। तो इसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, सुदर्शन झील हो गया तो उसके जो बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। और जब वह निर्माण करवा रहा था, जिस समय निर्माण करवाया था उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, सुविशाख था, ठीक है, यानी सौराष्ट्र क्या था, छोटा राज्य था, तो उसका राज्यपाल कौन था, सुविशाख था, राज्यपाल
जिस समय रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के बांध का निर्माण करवाया था। ठीक, पूछा जा सकता है कि जब उसने बांध का निर्माण करवाया था तो उस समय जो है वहां का राज्यपाल कौन था? सुविशाख वहां का राज्यपाल था। ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, है ना। जो झील है, सुदर्शन झील है, झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। जबकि झील के जो बांध का पुनर्निर्माण करवाया है वो करवाया है रुद्रदामन प्रथम ने। और जो झील से नहर निकलवाई है वो निकलवाई थी अशोक ने। ठीक है, तो यहाँ सुदर्शन झील से 3 शासक जुड़े हुए हैं, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अशोक ने सुदर्शन झील से नहर निकलवाई और रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। अब अगर यहां से प्रश्न हो तो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों को मैंने अलग अलग बता दिया है। और जो अंतिम शासक था वो हुआ है रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने से पराजित कर शक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, यानी जो अंतिम शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, गुप्त काल का शासक है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको पराजित कर इसे जो शक राज्य था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह से ये जो है शकों का साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं कौन? पार्थियाई या पहला। ठीक है, तो जो इनका मूल नाम है वो पार्थियाई है। ठीक है, लेकिन जो भारतीय स्रोत हैं, जो भारतीय साहित्यिक स्रोत हैं, उनका नाम यहाँ पर पहलव भी मिलता है। ठीक है, तो पहलव वंश आपने पढ़ा होगा, पहलव वंश। ठीक है, तो इनका मूल नाम था क्या था? पार्थियाई था, लेकिन भारतीय साहित्यिक स्रोतों में इनको पहलव भी कहा गया। ठीक है, और इनका जो मूल निवास स्थान है वो कहां पर है? ईरान के ये बेसिकली रहने वाले थे। और भारत में पहलव साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था मिथ्रेडेटस। ठीक है, ये वाला था, क्या नाम है? मिथ्रेडेटस भारत में पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है वो है गोंडो फर्नीस। ठीक है, कौन हुआ है? गोंडो फर्नीस। और इनकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो पहलवों के बारे में इतनी बातें हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक ये है और प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीस। और राजधानी कहां पर है? तक्षशिला है। कहां के रहने वाले थे? ये ईरान के रहने वाले थे। और अंत में हम लोग आ जाते हैं कुषाण वंश पर। ठीक है, तो कुषाण शासक हुए। तो मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के ये यूची जाति के थे। ठीक है, कहां पर? मध्य एशिया में पश्चिमी चीन जो पड़ता है वहां पर ये इनकी जो जाति थी वो यूची थी, यूची जाति के ये थे। ठीक है, और जो इनका प्रथम शासक होता है उसका नाम था कुजल कन्फ्यूशियस। ये कुषाण वंश का प्रथम शासक था। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर इन्होंने अधिकार कर लिया, यानी कि कुषाणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि इसी कुजल कन्फ्यूशियस के बारे में कहा गया कि इसने आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। और इसके शासनकाल में केवल और केवल तांबे के सिक्के चलाए गए। ठीक है, केवल तांबे के सिक्के चलाए गए। फिर इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर बिंग कन्फ्यूशियस इसकी मतलब इसके स्थान पर राजा बनता है। ठीक है, और ये कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, बिंग कन्फ्यूशियस को। ठीक है, बिंग कन्फ्यूशियस को कुषाण वंश का या कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कुजल कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा, यानी कि जब ये मर गया तो ये बिंग कन्फ्यूशियस राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और इसने पंजाब और तक्षशिला पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि जीत लिए थे। ठीक है, और इसने शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियों वाले सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के चलवाए थे। और भारत में प्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको? इसी को जाता है। ठीक है, हालांकि आपने हिंदी में भी पढ़ा था सोने के सिक्के, तो वहां पर लिखित सिक्के थे। ठीक है, वहां पर लिखित सिक्के थे। ठीक है, यहाँ पर लिखित नहीं है, यहाँ पर मूर्तियां छपी थी शिव की, नंदी की। और जो है बिंग कन्फ्यूशियस जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसी यानी कि कुषाण वंश के शासक बिंग कन्फ्यूशियस को दिया जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, काफी अच्छा शासक हुआ है। इसका
जो काल है वो है 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक इसका काल है। और इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर थी। पुरुषपुर भी इसका नाम कहीं मिलता है, पुरुषपुर यानी कि पेशावर, ठीक है। फिर इसने दूसरी राजधानी बनाई, मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया, ठीक। और इसने एक संवत भी चलाया जिसका नाम है शक संवत 78 ईस्वी, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी भी इसने चलाया। और इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसीलिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है वो इसी के काल में हुई थी, यानी कि कनिष्क के काल में हुई है। और कनिष्कपुर यानी कि कश्मीर नामक इसने नगर भी बसाया था। और इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन जैसे विद्वान यानी कि लेखक साहित्यकार रहते थे। और चरक जैसे यानी कि चिकित्सक भी इसके दरबार में रहा करते थे। और इसके काल में दो शैलियां प्रचलित थी, यानी कि कला शैली और गंधार शैली, ठीक। दो कला शैलियां थी, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, ठीक है। और जो मथुरा कला शैली था तो उसमें जो है लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में प्रमुख बातें जहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी बकवास है लोगों के बारे में, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो उनको कोई बताने का मतलब नहीं था, टाइम वेस्ट करना है। तो जो चीजें हमारी टू द पॉइंट स्टडी में आ जाती हैं, ठीक, जहां पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है या संभावना रहती है, तो उन्हीं चीजों को आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि समय कम बचा है, चीजों को जल्दी जल्दी कवर करना है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का खत्म हो गया विदेशी आक्रमण। इसके बाद एक लेक्चर आपको और इसमें मिलेगा मौर्योत्तर काल में, जो बताएंगे आपको हम मौर्योत्तर काल का प्रशासन, ठीक है। इसके बाद ये वाला हमारा मौर्य काल समाप्त हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे गुप्त वंश या फिर गुप्त काल, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं मौर्योत्तर काल के प्रशासन की वीडियो के साथ। नमस्कार।